Good evening, I am Anil Ojha. Welcome to Easy Class. Today I am going to teach you Political Science for class 10th, chapter 2nd, Federalism, part 4th. Today I would like to discuss about the topic of how is federalism practiced. It is very necessary that to make a federalism a success, the nature of democratic politics in India has played a vital role. चूँकि फेडरलिज्म की जो पृष्ठभूमि हमारे इंडिया में किस तरह की है और कैसे इसकी भूमि बनाई गई, ये बहुत इम्पोर्टेंट है. एंड अकॉर्डिंग दिस आई वुड लाइक टू डिस्कस वन बाय वन टॉपिक्स. फर्स्टली, लिंग्विस्टिक स्टेट. व्हाट इज द लिंग्विस्टिक स्टेट? मीन्स स्टेट रिलेट्स टू द लैंग्वेज. जो भाषा से संबंधित राज्यों का गठन हुआ इसमें ये हुआ कि आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ द इंडिया देयर वेयर मेनी रियासत आर स्मॉल स्टेट्स present at that time, and it is very difficult to do the administration on this small riyasat or states. So these small states are organized by the mediums of language or linguistic states. एंड इससे फ़ायदा क्या हुआ कि ये इसलिए किया गया कि दिस वाज डॉन टू इंश्योर दैट द पीपल हु स्पीक द सेम लैंग्वेज, कॉमन कल्चर, इथनिसिटी, ज्योग्राफी कुड लिव इन द सेम स्टेट. एक ही तरह की भाषाएं बोलने वाले लोग, एक तरह के कल्चर हों, आपस में इस तरह से इंटीग्रिटी बनी रहे, भारत एक अखंड बना रहे, और इस पॉलिसी को लिया गया. नेक्स्ट वी कैन से लैंग्वेज पॉलिसी. लैंग्वेज पॉलिसी आई हैव डिस्कस्ड about the country of Sri Lanka in 1956. In Sri Lanka, Sinhala language was prominent in that country, and Sinhala language has been used in the official in the office, or it is used as a official language. But unlike this, in India did not have these type of things. यहाँ पे किसी एक भाषा को प्रमुखता नहीं दी गई. स्टार्टिंग में तो इंग्लिश को प्रमुखता दी गई, बट आफ्टर 1965 when Hindi was the language of Hindi accepted by the amendments of our constitutions, जब हिंदी को भी राष्ट्रभाषा के रूप में दर्जा मिला, फिर हिंदी को कहा गया कि ऑफिशियल लैंग्वेज किया जाए, तो इसका बहुत विरोध हुआ और कि एक ही भाषा को न किया जाए. तो इसलिए अलग अलग स्टेटों में अपनी ऑफिशियल भाषा अलग अलग स्टेटों की रही है, और सेंट्रल जो गवर्नमेंट है उसने अब किसी भी स्टेट पे अपनी भाषाओं को या किसी भी विशेष भाषा को नहीं थोपा. इससे क्या हुआ कि स्टेट स्वतंत्र है अपनी भाषा का प्रयोग करने का, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की जो लैंग्वेज है वो हिंदी एंड इंग्लिश बोथ आर एडप्टेड. ओके, सेंट्रल स्टेट रिलेशन. व्हाट इज द सेंट्रल स्टेट रिलेशन? अकॉर्डिंग टू द फंडा ऑफ फेडरलिज्म, power has been distributed by the constitution, and powers are given to state and central or local government by the constitutions. इंडिया में भी ऐसा हुआ, लेकिन इंडिया में जैसा कि मैंने बताया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 97 सब्जेक्ट्स हैं. आई हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस वीडियो इन दिस चैप्टर. स्टेट गवर्नमेंट के पास 66 हैं और कॉन्करेंट लिस्ट जो है 47 है. तो श्योरली सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ ए मोर पावर देन स्टेट. और इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि सपोज ए इज रूलिंग इन सेंट्रल गवर्नमेंट, ए पार्टी इज रूलिंग इन सेंट्रल गवर्नमेंट, and the A party is
द सेम ए पार्टी इज रूलिंग द स्टेट गवर्नमेंट। तो कोई भी पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट जो देती है वह स्टेट गवर्नमेंट उस पॉलिसी को उसके अकॉर्डिंग मानती है। तो वहाँ फिर ऐसा कहा जाता है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुसार चल रही है और स्वेच्छा से अपने कार्यों को नहीं कर पा रही है। और एक दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं कि सपोज ए इज डूइंग द रूल्स इन सेंटर एंड बी इज रूलिंग इन स्टेट। तो दोनों में विरोधाभास होता है, दोनों एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं, तो आपस में एक द्वंद्व चलता है और आए दिन शिकवा शिकायत रहती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कहता है कि भाई मनी हमको हिसाब दो ताकि हम दूसरा मनी तुम्हारे लिए रिलीज़ करें। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से कहता है तो स्टेट गवर्नमेंट का बोलता है कि नहीं भाई हमने तो खर्चा कर दिया है और हमारे पास धन नहीं है। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कुछ पावर है, आर्टिकल 356 के तहत वह उसे आर्टिकल 356 के तहत वो ये दिखा के कि राज्यों में संवैधानिक संकट है और वहाँ पे प्रेसिडेंशियल रूल या राष्ट्रपति शासन लागू कर देता है। तो इस तरह से ये कहा जा सकता है कि फेडरलिज्म जो है उतना प्रभावी नहीं है जितना कि होना चाहिए, जिस तरह की बात अमेरिका वगैरह में कही जाती है। कुछ आफ्टर 90 के समय में ऐसा हुआ कि कोलिजन गवर्नमेंट था, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जब पावरफुल नहीं है तो स्टेट गवर्नमेंट भी अपने मनचाहा इस तरह से कार्यों को करने का प्रयास करता है जो उसे कॉन्स्टिट्यूशन से मिला हुआ है। तो ये चीज़ें हमारे भारत में दृष्टिगोचर होती हैं। नेक्स्ट वी कैन से आई वुड लाइक टू डिस्कस अबाउट द डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। किस तरह का डिसेंट्रलाइजेशन, या हिंदी में विकेंद्रीकरण बोलेंगे। विकेंद्रीकरण इसे समझ सकते हैं, पावर सेंट्रलाइज मीन्स यहाँ से पावर मिल रहा है सबको, डिसेंट्रलाइज मीन्स सबको पावर दे दिया गया है, सभी स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है। तो इंडिया की क्या स्थिति है? तो इसमें हम कह सकते हैं कि इंडिया के पास इस तरह की बहुत सी, जैसे कई समितियां बनी, बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी। फर्स्ट वी कैन ऑब्जर्व अबाउट द हिस्ट्री। जो राजस्थान का नागौर जिला है, 1957 में बलवंत राय मेहता जो समिति बनी थी, द समिति gave a report that it is very necessary to do the rules by the local governments, और थर्ड टीयर की बात की गई। तो उसके आधार पर राजस्थान पहला जिला बना, राजस्थान पहला स्टेट बना जहाँ पे एक नागौर नामक जिला है, वहाँ पे पंचायती राज की व्यवस्था हुई। फिर 1977 में अशोक मेहता समिति, इस तरह से कई थुंगन समितियाँ आई। तो इन लोगों ने अपनी अपनी रिपोर्ट दी। इसके कारण क्या थे? तो डिसेंट्रलाइजेशन की लोकल है बेटर नॉलेज। ये कहा गया कि जो लोकल लोग होते हैं दे नो अबाउट देयर प्रॉब्लम्स, किस टाइप की समस्या उस गांव विशेष में, डिस्ट्रिक्ट विशेष में हो रही है। दे लर्न हाउ टू प्रैक्टिस द पॉलिटिकल राइट्स। तो इस तरह के कार्य कर सकते हैं। तो इस तरह से लोकल को भी दिया जाना चाहिए। फिर सेकेंड वी कैन से डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपुल मीन्स, अगर राजनीति में अगर डिसेंट्रलाइजेशन किया जाए तो लोगों का जो सहभागिता या पार्टिसिपेशन है वो आसानी से कर सकते हैं और अपने अधिकारों को समझ सकते हैं, और उस अधिकार के आधार पर राजनीति में जो भाग लेंगे। तो इससे जो थर्ड टीयर है वह मजबूत होगा। श्योरली थर्ड टीयर विल बी स्ट्रेंथन, स्टेट विल बी स्ट्रेंथन, सेंट्रल विल बी स्ट्रेंथन। तो इस तरह से डिसेंट्रलाइजेशन होगा। नेक्स्ट, फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी। फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी, इसके अंतर्गत ये समझ सकते हैं कि अगर गांव-गांव में, शहर के लोग
म्यूनिसिपैलिटीज़, पंचायत को अगर पावर दिया जाए तो वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होंगे. दे कैन यूज़ देयर पावर, they can use their political power, they can participate in election, they can give the votes in enthusiasm manner, बढ़ चढ़कर भाग लेना, और इससे लोकतंत्र मजबूत होगा. Reduction of burden of the central government, if power will be distributed to the local government, to the central government, to the state government, surely the burden of the central government will be reduced. उसका अपना बोझ कम हो जाएगा और अपनी समस्याओं को लोकल गवर्नमेंट अच्छी तरह से समझ सकती है और उसकी समस्याओं के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट पे कोई एक्स्ट्रा बर्डन नहीं आएगा. ओके, इन सब के चलते एक सिचुएशन ये लाई गई कि अ मेजर स्टेप टुवर्ड्स द डिसेंट्रलाइजेशन वाज टेकन इन 1992. द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडमेंट्स टू मेक द थर्ड टियर ऑफ डेमोक्रेसी more powerful and effective. During the rule of 1992 and the amendments of 73 and 74 were imposed by the by the amendments of 73 पंचायती एडमिनिस्ट्रेशन वेयर इम्पोज्ड, जो पंचायती राज लागू किया गया, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार ग्राम सभाओं को दिया गया. 74 के अंतर्गत अर्बन एरिया में म्यूनिसिपैलिटीज़ में पावर दिया गया और इस पावर के अंतर्गत कुछ स्टेप लिए गए. स्टेट इलेक्शन कमीशन को एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन बनाया गया और यह कुछ कार्य कर रहा था. इस कार्य के अंतर्गत हम समझ सकते हैं, फर्स्टली रेगुलर इलेक्शंस. After every 5 years, election commission holds a regular elections और वहाँ के जो लोकल गवर्नमेंट जो मेंबर्स होते हैं इलेक्शन लड़ते हैं और वहाँ की जो पब्लिक है उसमें पार्टिसिपेट करती है और वह हर एक 5 साल के बाद अपने मनपसंद लोगों का चुनाव करती है. Second, reservation of the seats. It is also very important in local government or third tier of the government. First tier central government, second tier state government, third tier local government. Reservation of the scheduled caste, reservation of the scheduled tribes, reservation of the backwards are given. Also 1/3 of the reservation for the women's आर गिवन. एक बट तो इस तरह से अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, पिछड़ों को, महिलाओं को आरक्षित किया गया और एक चक्र के अनुसार, एक समय चक्र के अनुसार इन्हें इलेक्शन लड़ने का अधिकार दिया गया और इस आरक्षित सीट के आधार पर चुनाव होता है. स्टेट इलेक्शन कमीशन, आई हैव टोल्ड अबाउट द स्टेट इलेक्शन कमीशन. इट इज द इंडिपेंडेंस इंस्टीट्यूशंस and it holds after every 5 years this election. हर एक 5 साल पे यह चुनाव कराता है और साफ और सुथरा चुनाव इसके अंतर्गत किया जाता है. किसी तरह की जो समस्या होती है उसका हल करता है, फिर चुनाव को रद्द करता है अगर कहीं गलत अनफेयर मीन्स का प्रयोग किया जाता है. सोर्स ऑफ रेवेन्यू, लोकल गवर्नमेंट के लिए भी अपना एक रेवेन्यू होना चाहिए. These type of revenues are very different from state to state. अलग अलग स्टेट के सोर्स अलग अलग हैं और इस तरह से अपने स्रोतों का प्रयोग करके लोकल गवर्नमेंट उससे आमदनी करती है और विकास का काम करती है. तो हम कह सकते हैं कि इस तरह के डिसेंट्रलाइजेशन और imposed in our India. Okay, today I have discussed about this topic, and in next video I would like to discuss about the topic of local government. What is the local government? What is the municipalities government or village panchayat?
All these type of things I will discuss in next video, and listen in carefully all 4 video of chapter 2nd, and I think I will provide you total 5 videos of this chapter fertilization. If you listen carefully, I believe you will be able to understand everything. However, if you have any doubts, give comments in my comment. Thank you.